नमस्कार। आज हम बीए पार्ट तृतीय के पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद विषय पर चर्चा करेंगे। प्रयोगवाद प्रगतिवाद के बाद का काल है और इसे 1943 से 1953 तक के लगभग 10 वर्षों में प्रभावी माना गया है। अज्ञे द्वारा 1943 में तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित चर्चित 7 कवियों की 7 कविताओं का संकलन किया गया और उन्हें तार सप्तक के नाम से प्रकाशित करवाया गया। यानी 7 प्रमुख चर्चित कवि और उनकी कोई 7 विशेष रचनाएं और उनको नाम दिया गया तार सप्तक। ये 7 कवि प्रयोग के पथ पर चलने वाले थे। उन्होंने शिल्प और शैली में हमेशा प्रयोगों की आवश्यकता पर जोर दिया था। अलग अलग विचारकों के अलग अलग विचार हैं, किंतु सब अंत में इस बात पर एकमत हो जाते हैं कि हिंदी में प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में यदि किसी को हम माने तो वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। अज्ञे को निर्विवादित रूप से सभी प्रयोगवाद का प्रवर्तक कवि मानते हैं। प्रयोगवाद शब्द को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें 2 शब्दों का संयोग स्पष्ट है, प्रयोग और वाद। इसमें पहला शब्द प्रयोग विज्ञान से संबंधित है और दूसरा वाद अर्थात सिद्धांत, किसी एक सिद्धांत विशेष के घेरे में। अब घेरे को तोड़ना आवश्यक है, अतः उसे छोड़ दिया जाए तो ठीक होगा। प्रयोग का अर्थ किसी वस्तु की पूर्व मान्य प्रकृति का पुनर्ज्ञान प्राप्त करना, यानी पहले से चली आ रही धारणा को अब नए सिरे से नई परिस्थितियों में ये देखना कि वो क्या हमारे लिए प्रासंगिक है, क्या सही है, और उसके बाद सत्यान्वेषण के द्वारा उसका बारीक या सूक्ष्म विश्लेषण करके और नया प्रयोग करना। तो प्रयोगवाद के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि नवीनता को एक अलग पहचान देना इसके मूल में दिखाई देता है। प्रयोगवाद शब्द उन कविताओं का रूढ़ संकेतक बनकर आया है जिनमें नया भावबोध तथा नई संवेदनाएं और इनकी अभिव्यंजना के लिए उपयुक्त नया शैल्पिक चमत्कार तार सप्तक के माध्यम से ये सब कविताएं सामने आई। और इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, बच्चन, अंचल और निराला के काव्य भी देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम इनके एक बार फिर इसके अर्थ निर्धारण की बात करते हैं। प्रयोगवाद के अर्थ निर्धारण का प्रयास अनेक समीक्षकों ने किया। कतिपय ऐसी प्रमुख मान्यताएं भी सामने आई जिनमें प्रयोगवाद को पनपने में सहायता मिली। इसी क्रम में लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा है कि प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। बौद्धिक जागरूकता, ये जागरूकता व्यक्ति सत्य और व्यापक सत्य के स्तरों पर व्यक्ति की अनुभूति की सार्थकता को महत्वपूर्ण बनाती है। प्रयोगवाद व्यक्ति की अनुभूति की शक्ति को मानते हुए समष्टि की संपूर्णता तक पहुंचने की एक कोशिश है।
दूसरी तरफ वह रूढ़ि की विरोधी और अन्वेषण की समर्थक है। यानी इस विचारधारा के माध्यम से परंपरागत रूप से चली आ रही वे मान्यताएं, वे बातें जो अब रूढ़ि बन चुकी हैं, उनका अन्वेषण करके और नवीनता को सामने लाना। इसी क्रम में धर्मवीर भारती का विचार है कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। श्री गिरिजा प्रसाद माथुर ने प्रयोगवाद के संबंध में लिखा कि प्रयोगों का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभवों का साधारणीकरण करने में कविता को नवानुकूल माध्यम देना, जिसमें व्यक्ति द्वारा इस व्यापक सत्य का सर्वबोधगम्य प्रेषण संभव हो सके। कुल मिलाकर सभी जितने भी कथन अभी सामने आए हैं, उनके आलोक में हम यही कह सकते हैं कि प्रयोगवाद अब तक प्रचलित काव्य धाराओं से अलग, भिन्न एक ऐसा काव्य प्रयत्न था जिसमें व्यक्ति सत्य, बौद्धिकता और युगानुरूप यानी युग के अनुसार, समय के अनुसार अभिव्यक्ति के नए माध्यमों की तलाश कर रहा था। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस प्रयत्न में बौद्धिकता का वर्णन कुछ ऐसी अतिवादिता के साथ किया गया कि प्रयोगवादी रचनाएं व्यक्ति मन की उलझी संवेदनाओं, अस्पष्ट और परस्पर विरोधी कथनों का समूह भी कई जगह पर बनती हुई दिखी है। उसका परिणाम ये रहा कि कविता या तो कुंठा, निराशा और भटकन का शिकार हो गई, या बेचैन मन की अभिव्यक्ति और अनर्गल और अनपेक्षित संदर्भों का वर्णन करने वाली बनकर सामने आई। कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि इसके लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तत्कालीन समय में यदि हम झांक कर देखें तो उस समय स्थापित मान्यताओं की जकड़, विज्ञान द्वारा प्रदत्त बौद्धिकता, व्यक्तिगता के प्रति आग्रह, व्यक्ति का विघटन, जीवन की विभिन्न जटिलताएं, जीवनव्यापी निराशा और पराजय से उत्पन्न अतृप्त वैश्विक क्षितिज पर पल पल घटित होने वाली राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, छायावाद की धूमिल अभिव्यक्ति तथा प्रगतिवाद की राजनीतिक मतवादिता या मार्क्सवादी दृष्टि दर्शन के कारण प्रयोगवाद का विकास हुआ। अब यहाँ पर प्रयोगवादी विचारधारा को समझने के बाद हम प्रयोगवाद में जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख विशेषताएं हमारे सामने आई, उनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। पहली प्रवृत्ति के रूप में व्यक्तिवाद की स्थापना, यानी व्यक्ति को महत्व दिया गया। व्यक्ति चाहे वो कैसा भी है, चाहे कितना ही दीनहीन, कमजोर है, वो व्यक्ति जो अब तक काव्य का हिस्सा नहीं था, उस व्यक्ति को भी प्रयोगवाद के माध्यम से सामने लाने की कोशिश की गई और ये माना गया कि हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति का अपना महत्व है, इसलिए व्यक्तिवाद उभर कर सामने आया। इसी क्रम में धर्मवीर भारती की ये पंक्ति स्पष्ट कर रही है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। यानी आज के दिन मैं टूटा हुआ पहिया हूँ, यानी उस रथ को चलाने में मेरा कोई सहयोग नहीं है, लेकिन भूलो मत कि मैं एक पहिया हूँ जो कभी भी काम आ सकता है, इसलिए मुझे फेंको मत। संकेत स्पष्ट है कि हर एक व्यक्ति समाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरी विशेषता के रूप में लघुता और निरीहता। कवियों ने अनेक स्थानों पर इन विशेषताओं को चित्रित किया। मध्यकाल के भक्तों और संतों ने लोकोपकारी भावों का प्रकाश फैलाया था। वे युग के समस्त पाप अपने ऊपर लेकर
सारे संसार की मुक्ति की कामना करते थे, किंतु प्रयोगवादी कवियों के मूल में ऐसा कोई उदात्त और व्यापक भाव नहीं था। उनका पराजित और पद दलित अहम ही इस रूप में हाहाकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लघुता व निरीहता का प्रदर्शन प्रयोगवादी काव्य में विविध रूपों में जगह जगह पर दिखाई देता है। अज्ञास निराश हताश एक व्यक्ति अज्ञे के स्वर में कह रहा है, मैं ही हूं वह पदाक्रांत रिरियाता कुत्ता। ऐसी ऐसी उपमाएं, ऐसे ऐसे काव्य में प्रयोग जो बिल्कुल अलग हटके और इस काव्य को प्रस्तुत करने में कामयाब हुए। अगली विशेषता निराशा, कुंठा, घुटन का व्यापक प्रदर्शन। एक बार हम तत्कालीन परिस्थितियों पर गौर करें तो वही आज़ादी के लिए आंदोलन और उस आंदोलन में लगातार पिसती हुई जनता और लंबे इस आंदोलन के कारण धीरे धीरे लोगों के अंदर हताशा, निराशा और कुंठा का भाव आ गया था। तो जो कुछ समाज में घट रहा होता है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो उसके माध्यम से वो सामने आता ही आता है। प्रयोगवाद में भी ऐसा ही हुआ। तत्कालीन निराशा, कुंठा और घुटन का बहुत व्यापक रूप से प्रदर्शन प्रयोगवाद में देखा जा सकता है। आगे एक जगह पर लिख रहे हैं और उससे स्पष्ट हो रहा है कि समाज की उसमें क्या सोच बन गई थी। मेरी थकी हुई आंखों को किसी और तो ज्योति दिखा दो। अर्थात कहीं पर भी प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ अंधकार है। निराशा यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं पर भी ज्योति नहीं है, उम्मीद की किरण कहीं भी नहीं है। और उस प्रकाश को देख देख कर, उस प्रकाश की आश में आंखें लगातार थक गई हैं। तो कह रहे हैं कि मेरी थकी हुई आंखों को किसी और तो ज्योति दिखा दो। अगली विशेषता शंकालु मन। अब ऐसी परिस्थिति में जब उम्मीद जगती है, उसके बाद फिर निराशा होती है, फिर उम्मीद जगती है, फिर निराशा होती है, तो कहीं न कहीं हमारा जो मन है वो शंकालु होना स्वाभाविक है। तो प्रयोगवादी कवियों ने या उनकी रचनाओं में शंकालु मन की अभिव्यक्ति स्पष्ट हुई है। अपनी सामाजिक और व्यक्तिगत असफलताओं के कारण, व्यक्तिगत स्तर पर भी व्यक्ति असफल हो रहा था, उसके लिए अवसर नहीं थे, और सामाजिक स्तर पर भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। आंदोलन कुचले जा रहे थे और गुलामी के कारण जो कुछ भी बात रखी जाती थी वो स्वीकार नहीं की जाती थी। इसलिए सामाजिक और व्यक्तिगत जो असफलताएं मिल रही थी ना, उन असफलताओं के कारण शंकालु दृष्टि बनना स्वाभाविक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिख रहे हैं कि जिनके सहारे लहरों से लड़ रहे हम, वे घड़े कच्चे हैं। यानी हम किसके सहारे, क्योंकि उस समय बड़ी समस्या ये थी कि सब आज़ादी के आंदोलन में एक नहीं हो रहे थे, सब शामिल नहीं हो रहे थे। अगर पूरा समूह शामिल हो जाता तो हम कभी के देश को आज़ाद कराने में कामयाब हो जाते। अगली विशेषता युग जीवन के प्रति अनास्था। साहित्य के परंपरागत मूल्यों का तिरस्कार हो रहा था, सबके प्रति अनास्था और अविश्वास का वातावरण बन रहा था। पाश्चात्य साहित्य जो था वो जबरदस्ती भारतीय साहित्य पर आरोपित किया जा रहा था। अगली विशेषता हम ले सकते हैं पीड़ा और दर्द की अभिव्यक्ति। ऐसे वातावरण में पीड़ा, दुख, कष्ट, दर्द स्वाभाविक है। तो जो कुछ चारों तरफ घटित हो रहा था, आम व्यक्ति का भाव सामने आ रहा था कवियों की कलम के माध्यम से। इस अनुभूति को कवियों ने
बहुत ही विस्तृत रूप में और बहुत ही प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया। ये पीड़ा व्यापक स्तर पर प्रदर्शित हो रही थी, फिर भी जितना दर्द और पीड़ा का स्वरूप सामने आना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को रखने तक ही लोग सीमित रह गए। प्रयोगवाद की एक बहुत बड़ी विशेषता जो सामने आई पहली बार, क्षणवाद। क्षणवाद प्रयोगवादी कवि ये सोचते थे कि जिंदगी का एक क्षण जो व्यक्ति को सुख और तृप्ति प्रदान करता है, शेष सारे जीवन से कहीं ज़्यादा भारी होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वो क्षण महत्वपूर्ण है जिसमें आपको सुख या तृप्ति मिली। तो क्षणवादी विचार ने ही इन कवियों को भोगवाद की तरफ भी प्रेरित किया। इच्छित क्षण की प्राप्ति न होने के कारण अशांत और व्यथित होकर अंत में उस क्षण की प्राप्ति हो नहीं रही जिसकी इच्छा है, और अंत में जब ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति नियतिवाद की तरफ चला जाता है कि शायद नियति में यही है। अगली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि इन कवियों ने यथार्थ को, सच्चाई को बहुत ही कड़े शब्दों के द्वारा, बहुत ही एक तरह से हम कहें कि बिना किसी लाग लपेट के, बिना ढके हुए नग्न यथार्थ का चित्रण इन कवियों ने किया है। प्रयोगवाद में नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया। जितनी उपमाएं हिंदी साहित्य में अब तक चलती आ रही थी उन सब उपमाओं को त्याग दिया गया। यहाँ पर एक उपमा का नमूना देखिए। पहले दर्जे के लोग कफन की भांति उजले कपड़े पहने। कफन जैसी तुलना या उपमा उजले कपड़ों के साथ कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सब कुछ प्रयोगवादी काव्य में संभव हुआ। अगली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि बहुत विषय रहे, विषयों की विविधता रही। किसी एक काव्य किसी एक विषय पर, जैसे पुराने काव्य में यदि हम जाएं तो काव्य श्रृंगार पर या भक्ति पर या युद्धों के वर्णन पर आधारित है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। साहित्य के पास बहुत सारे विषय थे, जो भी विषय दिखा उसके सामने उसी विषय पर प्रयोगवादी कवि ने अपनी रचना रच दी। इनकी भाषा, इनकी दृष्टि बिल्कुल नई थी। और उस समय के मुख्य कवियों में यदि हम बात करें तो अज्ञे के अलावा गिरिजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि कवि थे जिन्होंने प्रयोगवादी काव्य को चार चांद लगाए। धन्यवाद।